हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कि एसी डिवाइस कौन कौन से हैं और उसका क्या काम है। तो सबसे पहले चोक कॉइल। चोक का नाम सुने होंगे, जो ट्यूब में होता है। तो चोक कॉइल का यूज कहाँ पे करते हैं? तो ट्यूबलाइट में करते हैं। आखिर चोक कॉइल है क्या? तो चोक कॉइल जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, एसी करंट को कंट्रोल करता है या फिर एसी सर्किट को कंट्रोल करता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और यह एनर्जी लॉस भी नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि यह एनर्जी लॉस नहीं करता है। अगर हमको एसी करंट को कंट्रोल करना है तो हम वहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वहाँ भी करंट का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस करता है, और चोक कॉइल जो होता है यह लॉस नहीं करता है, बहुत कम करता है, ना के बराबर करता है। चोक कॉइल A choke coil is an electrical device used for controlling current in an AC circuit without wasting electrical energy in the form of heat। मतलब हीट के फॉर्म में यह एनर्जी लॉस नहीं करता है। इसको हम लोग कहते हैं चोक कॉइल। एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसी डिवाइस है वो है ट्रांसफॉर्मर। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल कहने का मतलब होता है कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है, मतलब कोई इसमें मूव करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इसमें मूव करने वाला पार्ट नहीं है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो इट इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू स्टेप अप ए लो वोल्टेज टू ए हाई वोल्टेज और टू स्टेप डाउन ए हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। मतलब जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका दो कंडीशन में यूज करते हैं। या तो हमें लोअर वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो, या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो। जब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको स्टेप अप कहा जाता है, जबकि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको स्टेप डाउन कहा जाता है। एंड इज यूज्ड ऑन एसी सर्किट। और इस ट्रांसफार्मर को यूज हमेशा कहाँ किया जाता है, एसी सर्किट में किया जाता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर है कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ पे वर्क करता है या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि व्हेन एनी फ्लक्स चेंजेज देन देयर करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी जगह पे अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे करंट जनरेट होता है। हम बताएंगे कि कैसे किस ढंग का कॉइल होता है, कॉइलिंग रहता है ट्रांसफार्मर में, जहाँ पे एक जगह मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से दूसरी जगह फ्लक्स जनरेट होता है। मतलब फ्लक्स जनरेट नहीं, वही फ्लक्स पास करता है जिसके कारण उस कॉइल में करंट डेवलप होता है या ईएमएफ डेवलप होता है। जैसे ही ईएमएफ डेवलप होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पे करंट है। ट्रांसफार्मर में कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेनली 3 मेन पार्ट्स कंसीडर किए गए हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर ए सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर, दूसरा है ए प्राइमरी कॉइल एंड तीसरा है ए सेकेंडरी कॉइल। मतलब 3 ऐसे चीज़ को लिया गया है ट्रांसफार्मर में जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहला है सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर, दूसरा है प्राइमरी कॉइल और तीसरा है सेकेंडरी कॉइल। ये ट्रांसफार्मर का फिगर है। यह एक कोर है, यह क्या है, एक कोर है। इसी को कहा जाता है लैमिनेटेड कोर। क्या कहा जाता है, लैमिनेटेड कोर। ईडी करंट वाले में हम बताए थे लैमिनेटेड का क्या मतलब होता है। लैमिनेटेड का मतलब होता है कि एक थिक रड न लेकर के या एक थिक शेप का ऑब्जेक्ट न लेकर के हम उसे पीस वाई एक प्लेट शेप में काट करके और फिर उससे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सबको एक जगह रख देते हैं और सबके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ईडी करंट जनरेट होता है इस सॉलिड कोर में वह नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। तो इस लैमिनेटेड कोर में 2 कॉइल रहते हैं। ये कॉइल हो गया, एक दूसरा कॉइल ये हो गया। जिस कॉइल से एसी करंट हम लोग कनेक्ट करते हैं, सप्लाई एसी करंट सोर्स कनेक्ट करते हैं,
उस कॉइल को कहा जाता है प्राइमरी, या प्राइमरी सर्किट कहा जाएगा, या प्राइमरी करंट कहा जाएगा, प्राइमरी ईएमएफ कहा जाएगा, या प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कहा जाएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा हम इसे N1 भी मान सकते हैं या NP भी मान सकते हैं। इसको कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। किसमें? प्राइमरी कॉइल में। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा N2, इसको कहा जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो क्या होता है ना कि प्राइमरी कॉइल में जब एसी करंट देते हैं तो इसमें क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है, वही फ्लक्स इसके थ्रू लिंक हो जाता है, मतलब इस लैमिनेटेड कोर के थ्रू सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाता है। अब जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ डेवलप होगा, और उस ईएमएफ की वजह से इसमें क्या होगा, एक करंट फ्लो करना शुरू करेगा। यह मेरा आउटपुट सर्किट है जिसमें एक लोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। तो यह आउटपुट हो गया, यह इनपुट हो गया। द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एज, मतलब जो ऐसा हम कोर नहीं बना करके या फिर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल ना बना करके हम ऐसा भी सिंबल दे सकते हैं, यह कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह पूरे को क्या कहते हैं कि यह ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर प्राइमरी हो गया या फिर इनपुट, इधर सेकेंडरी हो गया या फिर आउटपुट। प्राइमरी ईएमएफ, सेकेंडरी ईएमएफ, या नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ भी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है। तो यह क्या एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफार्मर का, कि हम लोग इस तरह से ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स में से सबसे पहले किसका बात करते हैं, कोर का, कि कोर क्या है। द कोर इज मेड अप ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्रेम मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। इसमें सॉफ्ट आयरन कोर भी यूज किया जाता है। इच सीट इज इंसुलेटेड नेबरिंग सीट बाय वार्निशिंग इट, मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें लैमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और जितना भी सीट होगा सब एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, मतलब उसके बीच में क्या होगा, वार्निशिंग किया रहेगा, मतलब वह उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल का लेप रहेगा। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे में कंडक्टर जो होगा वो कंडक्टर है लेकिन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता है किसी भी टाइप के करंट को। हाँ, अपने में जो ईडी करंट डेवलप होगा वह ईडी करंट उसी में रह जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लैमिनेटेड शीट को यूज करते हैं तो एडी करंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है प्रोड्यूस वहाँ पे, और लॉस भी मेरा कम होता है। ए में इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन टू इंक्रीज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अगर हमको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बढ़ाना है तो हम कोर में क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर। इट इज मेड अप ऑफ लैमिनेशंस टू अवॉइड ईडी करेंट्स लॉस, मतलब इसमें किस टाइप का लेमिनेशंस यूज किया जाता है, मतलब एक दूसरे से अलग रहते हैं जितने भी प्लेट्स यूज किए जाएंगे, सीट यूज किए जाएंगे, तो उस किस लिए, क्योंकि वो हमें ईडी करेंट्स के लॉस से बचने के लिए। सेकेंड है प्राइमरी कॉइल। द इनपुट ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ईएमएफ इज कनेक्टेड टू दिस कॉइल। जो मेरा इनपुट होता है वह जिस कॉइल से कनेक्ट होता है उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। सिंस द वोल्टेज चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वोल्टेज जो होता है वो चेंज होते रहता है क्योंकि यहाँ पे कौन सा अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूज किया गया है, विथ टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉइल, और उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज हो जाएगा। दिस चेंजिंग फ्लक्स इज कपल्ड टू द सेकेंडरी कॉइल थ्रू द कोर, और कोर से पास होकर के यह सेकेंडरी कॉइल में भी चला जाता है। वही फ्लक्स, मतलब जो फ्लक्स फर्स्ट कॉइल में डेवलप होता है किसके कारण, वोल्टेज के चेंज होने के कारण, वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होता है। और सेकेंडरी कॉइल में कोई सोर्स नहीं होता है, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ या करंट नहीं होता है, और फिर भी उसमें क्या होता है, करंट डेवलप होता है क्योंकि वहाँ पे फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है प्राइमरी के कारण। मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे, म्यूचुअल इंडक्शन क्या बताता है कि जब किसी कॉइल में करंट चेंज होता है तो उसके नज़दीक में रखे सर्किट, कोई भी कॉइल होगा तो उस कॉइल में भी करंट डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर जो होता है वर्क करता है। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल में करंट अगर चेंज होता है तो दूसरे कॉइल में करंट डेवलप होता है, और रीज़न यही है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा फर्स्ट वाले में वही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड वाले के साथ लिंक होते हैं। अब है सेकेंडरी कॉइल।
सेकेंडरी कॉइल को आता है। तो द आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर इज टेकन फ्रॉम दिस कॉइल, मतलब जो आउटपुट होता है वो मेरा सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट होता है। प्राइमरी कॉइल में तो सोर्स कनेक्ट रहता है जिससे करंट सप्लाई होता है, जबकि सेकेंडरी कॉइल से हम लोग आउटपुट लेते हैं। द चेंजिंग फ्लक्स ड्यू टू चेंजिंग वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज कपल टू द सेकेंडरी कॉइल। जो फर्स्ट में वोल्टेज है वह अगर चेंज होता है तो फर्स्ट में जो फ्लक्स होगा वह भी चेंज करेगा, और वही फ्लक्स कपल या लिंक रहता है सेकेंडरी कॉइल से। दिस विल प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। सपोज देयर आर N1 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड N2 टर्न्स इन द सेकेंडरी। ये दोनों बता चुके हैं कि N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में, और N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। एन अल्टरनेटिंग EMF E1 is applied across the primary coil which produces a current I1 in the primary circuit and current I2 इन द सेकेंडरी सर्किट। नाम से ही पता चल रहा है कि EMF E1 जो है हम सप्लाई किए हैं फर्स्ट वाले सर्किट में, तो उसमें जो करंट जनरेट हुआ वह I1 हुआ, और उसके कारण जो सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है वह I2 कहलाता है। लेट द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न बी BA, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटू एरिया होगा वह एक टर्न के थ्रू होगा। ठीक, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होता है n इंटू BA हो जाएगा, तो जो फ्लक्स मेरा फाई होता है वह BA के बराबर होता है एक के लिए, अगर n के लिए है तो n इंटू BA हो जाएगा। फॉर प्राइमरी एज वेल एज इन सेकेंडरी, प्राइमरी में भी यही फ्लक्स होगा, सेकेंडरी में भी यही फ्लक्स होगा। तो क्या हो जाएगा, द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी इज माइनस N1 d∅dt। N1 में क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि जो कॉइल है वो इंडक्टर की तरह काम करेगा, और जैसे ही कॉइल में अगर करंट चेंज हो, फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक बैक EMF जनरेट होता है जो कि माइनस N1 d∅dt होगा, एंड दैट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज माइनस N2 d∅dt, जो कि E2 के बराबर है। और सेकेंडरी में भी वही फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स चेंज है, इसलिए यहाँ N2 इंटू N ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन प्राइमरी सर्किट। अगर प्राइमरी सर्किट की बात करें तो उसमें क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। हम बता देते हैं कैसे होगा इसमें किरचॉफ्स लॉ क्यों अप्लाई हुआ कि E1 माइनस N1 d∅dt हो रहा है। तो देखो, अगर हम ये मानते हैं कि ये मेरा सोर्स है EMF E1, और इसने क्या किया है, प्राइमरी कॉइल में EMF डेवलप किया, तो यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पे जो EMF डेवलप हुआ है, जो इंड्यूस्ड EMF है, उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस N d∅dt होता है। तो ये माइनस N d∅dt N1 है, तो अब इसमें अगर हम लगाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, E1 माइनस N1 d∅dt इक्वल टू 0, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि टोटल वोल्टेज जो होता है किसी सर्किट में वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो दो ही जगह वोल्टेज मिला इस प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल तो अलग से रहता है, तो हम सेकेंडरी कॉइल का बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल का बात कर रहे थे, इसमें ये इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अप्लाइड किरचॉफ्स लॉ इन प्राइमरी सर्किट E1 माइनस N1 d∅dt इक्वल टू 0, देयरफॉर E1 इक्वल टू N1 d∅dt। यह फर्स्ट हो गया। ठीक, ऑल्सो सेकेंड में क्या होगा कि E2 जो सेकेंड सर्किट में जो डेवलप होगा वह माइनस N2 d∅dt होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो एक रिलेशन आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू माइनस N2/N1 इंटू E1। यह क्या हो गया कि E2/E1 इक्वल टू माइनस N2/N1 हो गया। निगेटिव साइन सो दैट E2 इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ E1, मतलब E1 और E2 के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, इसलिए वह निगेटिव साइन आया है। दिस इक्वेशन आर वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ करंट, किसी भी टाइप के करंट के लिए यह जो वैल्यू है E2 E1 यह क्या है, वैलिड है। अब है ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। पहले ही बताएं कि स्टेप अप का मतलब होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आउटपुट जो है वो मेरा N2 है, मतलब सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी कॉइल है, और सेकेंडरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है तो वहाँ पे
ईएमएफ भी ज़्यादा होता है। अगर सेकेंडरी कॉइल में ही नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वहाँ ईएमएफ भी कम होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में गया है, जब हाई वोल्टेज में गया है तो उधर का नंबर ऑफ टर्न्स हाई होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ। इफ़ N2 directly N2 greater than N1, the secondary EMF E2 is larger in magnitude than the primary EMF। तब क्या होता है ऐसे केस में, जो सेकेंडरी EMF होता है वो प्राइमरी से ज़्यादा बड़ा होता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। द सेकेंडरी करंट इज लेस देन द प्राइमरी करंट, दैट इज I2 इज लेस देन I1। लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होता है वह कम हो जाता है प्राइमरी वाले से। उधर जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है उधर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है वहाँ पे करंट डिक्रीज कर जाता है। द प्राइमरी कॉइल इज मेड फ्रॉम ए थिक वायर सो दैट इट कैन सस्टेन ए हाई करंट। प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, करंट ज़्यादा होता है, I1 ज़्यादा है, इसलिए प्राइमरी कॉइल को थिक बनाया जाता है। थिक बनाने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा और उसमें हाई करंट झेलने की कैपेसिटी आ जाएगी। उसमें हाई करंट भी हम लोग पास करा सकते हैं, वह मेल्ट नहीं होगा इजीली। अब है सेकेंड वन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। इफ़ N2 लेस देन N1, मतलब सेकेंडरी का ही मतलब जो आउटपुट है उसका अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है तो वहाँ पे वोल्टेज भी कम होता है। द EMF इन द सेकेंडरी सर्किट इज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड देन द प्राइमरी EMF। प्राइमरी के कंपेरिजन में जो सेकेंडरी होता है उसमें EMF कम होता है। This type of transformer is called a step down transformer. The secondary current is more than the primary current। और अब क्या होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। एंड द वायर यूज टू मेक द सेकेंडरी कॉइल शुड बी सफिशियंटली थिक टू कैरी द हाई करंट। क्योंकि इसमें हाई करंट जा रहा है इसलिए इस बार जो सेकेंडरी कॉइल होगा वह थिक वायर का बना होगा। इफ़िशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, किसी भी चीज़ का इफ़िशियंसी का मतलब होता है आउटपुट बाई इनपुट। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, यानी N इक्वल टू आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, इसको इफ़िशियंसी कहा जाता है। इफ़िशियंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 99% कैन बी ईजिली अचीव्ड। 99% तक हो सकता है लेकिन 100% नहीं हो सकता, इसमें कुछ लॉस हो जाता है एनर्जी का। अगर ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है तो किस फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो सकता है वो भी देखते हैं। In an ordinary transformer, there is some losses of energy due to primary resistance, hysteresis in the coil, ED currents in the core, etc। इस सब के कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। इसको और डिटेल से भी देख सकते हैं, आइए देख लेते हैं इसको भी। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर्स, इसमें क्या होता है, इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स स्मॉल लॉसेस अकर ड्यू टू। जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर उसमें कुछ लॉस होता है, एकदम छोटा सा लॉस होता है, क्योंकि वैसे भी हम ये कह चुके हैं कि इफ़िशियंसी जो होता है वो 99% तक किया जा सकता है। तो इसमें लॉस जो होता है वो 1% हुआ, उस 1% में भी बहुत सारा रीज़न है लॉस होने का। तो इसमें एक पहला रीज़न है फ्लक्स लीकेज। नाम से ही पता चल रहा है फ्लक्स लीकेज। जो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वह सेकेंडरी कॉइल में वही फ्लक्स जाता है, लेकिन प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक जाने में कुछ लॉस हो जाता है, फ्लक्स जो होता है वो इधर उधर डेविएट हो जाता है। तो वही होता है फ्लक्स लीकेज, लीक कर गया फ्लक्स, जितना हम दिए उतना पहुंचा नहीं। देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज बिकॉज नॉट ऑल द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी पासिस थ्रू द सेकेंडरी। जो प्राइमरी में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो सेकेंडरी से पास नहीं करता है सबका सब, ड्यू टू पुअर डिज़ाइन ऑफ द कोर और एयर गैप्स इन द कोर। क्यों, क्योंकि जो डिज़ाइन है ट्रांसफार्मर का या फिर जो कोर यूज किया जाता है उसके कारण, या फिर जो कॉइल होता है उसके कोर के बीच में जो भी एयर गैप होता है, जो भी हम कोर लेते हैं या फिर जो भी हम कॉइल लेते हैं उसके बीच में जो गैप होता है एयर गैप, उसके कारण भी फ्लक्स जो होता है वो लीक कर जाता है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ओवर it can be reduced by binding the primary and secondary coils one over the other। एक के ऊपर दूसरा अगर कॉइलिंग हम करते हैं तो इससे थोड़ा सा लॉस कम होगा, इस टाइप का लॉस। तो इसमें देखो ये एक प्राइमरी कॉइल है और इसके ऊपर एक सेकेंडरी कॉइल यूज किए हैं, तो जैसे ही प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा,
फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या फिर फ्लक्स प्राइमरी में से ऊपर वाले कोई प्राइमरी मान लो सेकेंडरी में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉस जो होगा फ्लक्स का वो काफ़ी कम होगा। दूसरा लॉस है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। अब जो भी वाइंडिंग कॉइल लेते हैं तो उसका वो भी तो एक कंडक्टर है, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस के कारण भी कुछ एनर्जी का लॉस होता है हीट के फॉर्म में, क्योंकि जब भी हम किसी सही है कंडक्टर से करंट पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो हीट हाई होगा, अगर रेजिस्टेंस लो है तो हीट लो होगा। तो द वायर यूज फॉर द वाइंडिंग हैज़ सम रेजिस्टेंस, उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है। सो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, जिसके कारण एनर्जी जो होता है वो लॉस हो जाता है हीट प्रोड्यूस होने के कारण। दीज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर्स। अगर थिक है, मोटा है, तो मोटा जो होता है उसका रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है किसी वायर का वह रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो जितना थिक वायर यूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसमें हीट उतना ही कम प्रोड्यूस होता है। थर्ड है ईडी करेंट्स। द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईडी करंट इन द आयरन कोर एंड कॉज हीटिंग। अब आयरन कोर जिस पे क्वाइलिंग किया रहता है, अगर उसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर में जो बल्क जगह होता है उसमें क्या होता है, ईडी करंट जनरेट होता है, तो उसमें भी ईडी करंट के कारण हीट लॉस होता है। ये पीछे भी पढ़ा चुके हैं ईडी करंट, वहाँ लॉस भी बताए थे। तो यहाँ क्या है कि ईडी करंट के कारण क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि लैमिनेटेड शीट यूज करते हैं। द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द लैमिनेटेड कोर, मतलब पहले शीट वाइज बना देते हैं, फिर उसको एक जगह इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू एक जगह सबको क्या करते हैं, रख देते हैं। अब है हिस्टेरिसिस लूप। अब जो भी हम लोग कोर का यूज करते हैं उसके पास हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण उस कोर में मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, जिसके वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो यह भी क्या होता है, एक तरह से ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस का कारण बनता है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाई एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमेशा मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो रिपीट होते रहता है और रिवर्स होते रहता है। द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द कोर अपीयर्स एज हीट, जिसके कारण उस कोर में क्या होता है, हीट जनरेट होता है। इट इज़ मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक मटेरियल विच हैज़ ए लो हिस्टेरिसिस लॉस। इसमें हम लोग ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं जिसका हिस्टेरिसिस लॉस काफ़ी कम होता होगा, जिससे क्या होगा, लॉस तो होगा लेकिन कम से कम होगा। थैंक यू।